हेलो प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से चल रही है और आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। और आज के इस वीडियो की अगर बात की जाए तो हम लोग अध्याय 4 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उसको शुरू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में भैया पहले हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर जाकर के जो हमारी प्रश्नावली 4.1 है इसको भी सॉल्व करेंगे आज के ही इस वीडियो में। तो भैया बने रहिएगा वीडियो में और शुरू किया जाए आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम ही आप ध्यान से सुने, वहीं से आपको उसका मतलब पता चलेगा। देखिए क्या लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले चरों को समझिए क्या होते हैं। चर क्या होते हैं भैया, जो चरण करते रहे, इधर उधर बिखरते रहे, बदलते रहे। तो जब आप क्लास 8 को जरा रिकॉल कर लीजिए, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी समीकरण को आप हल करते थे कभी x का वैल्यू 1 आता था, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी तो 0 आ जाता था। तो जो आपके अल्फाबेट अंग्रेजी के होते, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a आप हो, चाहे p, चाहे q, ये सभी आपके जो है चर कहलाते हैं। यानी कि चर को हम लोग जो अल्फाबेट अंग्रेजी के होते हैं उन्हीं से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आपका रैखिक क्या होता है, समीकरण बात की बात करेंगे। चर आप समझ गए, रैखिक का मतलब क्या होता है। तो जब आपने इसी क्लास 9 में जो अध्याय 2 बहुपद पढ़ा होगा तो उसमें आपने रैखिक बहुपद पढ़ा है ना। तो रैखिक बहुपद कैसे पहचानते हैं, वह बहुपद जिसकी घात एक हो। क्या हो, घात एक हो। तो भैया उसका उदाहरण रैखिक बहुपद का, जैसे x धन y लिख दीजिए, या आप x धन 5 लिख दीजिए, या y-5 लिख दीजिए, या आप z+2 लिख दीजिए। बहुत सारे उदाहरण होते हैं भैया, ये हमारे क्या है, रैखिक बहुपद के। अब अगर इन्हीं रैखिक बहुपदों को किसी के इक्वल कर दिया जाए, जैसे आपने z+2 या y-5 है इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, x धन 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x धन y बराबर 5 कर दीजिए। तो जो ये आपके बना हुआ है बराबर, इक्वलिटी आ गई, यानी कि दो पदों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो वो हमारा एक समीकरण बन जाता है। और अगर एक घात वाला कोई भी बहुपद है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपका एक रैखिक समीकरण मिल जाएगा। और जब उसमें द्विचर हो जाए तो भैया द्विचर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। देखिए जैसे x धन y बराबर 5 लिख दीजिए, या आप x-y बराबर 10 लिख दीजिए। जो हम लोगों का चैप्टर का नाम था, उस अध्याय का नाम था, उसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब भैया आ जाओ हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण। तो भैया रैखिक समीकरण की अब बात कर ली जाए। देखिए हम लोग अभी बताए, जब आपका कोई भी बहुपद जो रैखिक बहुपद हो और उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसके बीच में इक्वलिटी का साइन लगा दीजिए, तो वो आपका एक रैखिक समीकरण बन जाता है। इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। रैखिक समीकरण के हम लोगों के उदाहरण क्या होंगे, उनके एग्जाम्पल हम लोग लिखने वाले। जैसे आपने लिखा 3x धन 5 और इक्वल टू 0। इसके बाद आपने लिखे 2x-3 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे इक्वल है, उसके लेफ्ट में कुछ लिखा है और कुछ राइट में लिखा है। आप और उदाहरण लिख दीजिए, 2x-3 बराबर 7 लिखा। तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के, और ये आपका राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड वाले को राइट हैंड साइड। जो भैया लेफ्ट की तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहिए, और जो राइट साइड है उसको राइट हैंड साइड कह दीजिए। सिंपल सा तरीका। जो लेफ्ट में बैठा है वो लेफ्ट हैंड वाला होगा, जो राइट में बैठा है वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा। यही आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो भी समीकरण दिया होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पद होगा और एक राइट हैंड साइड वाला पद होगा। ये हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण और इन रैखिक समीकरणों के हल आपने भी क्लास 8 में किए थे। तो हमने ये जो तीसरे नंबर का उदाहरण लिया है इसको जरा हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2x-3 बराबर 7 है। अब आप जरा क्लास 8 वाला टॉपिक रिमाइंड कर लीजिए, उसको रिकॉल कर लीजिए। क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी समीकरण दिया जाता है उसको हल करने के लिए केवल और केवल दो नियम आपको याद रखने हैं। कितने नियम याद रखोगे, दो। क्या है भैया, पहला आपका क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्लियर हो चुकी है, उसके दोनों तरफ आप
किसी एक संख्या को जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इसका मतलब अगर आप दो जोड़ना चाहो लेफ्ट में तो राइट में भी दो जोड़ दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप घटा दीजिए लेफ्ट में तो राइट में भी घटा दो। अरे भैया दो लोग, भैया आपके पास एक स्केल रखा है, स्केल माने तराजू, तराजू है, इधर भी कुछ बांट रखे हैं, इधर भी कुछ मटेरियल रखा, कुछ सामान रखा, जितना आप इधर से उठाओगे उतना इधर से उठा लीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बराबर ही तो रहेंगे। तो वही नियम यहाँ पे भी है, तो वही आप नियम हल करने में भी तो लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हम लोग यहाँ पे 3 जोड़ दिए तो ये माइनस में 3 बराबर 7, और ये 3 लेफ्ट में भी 3 जोड़ा, राइट में भी 3 जोड़ा, ये +3 -3 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x और बराबर राइट हैंड साइड में जो 10 हो जाएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे। अब आप देखिए जरा यहाँ से एक दूसरा वाला नियम आ गया है। अब पहला हमने आपको बताया कि दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ने और घटाने पर कोई भी परिवर्तन समीकरण में नहीं होता है। अब दूसरा नियम आप ध्यान रखिए कि जब आपके पास कोई एक समीकरण दिया गया हो, उसके दोनों पक्षों में नॉन जीरो, जीरो के छोड़ करके आप गुणा कर सकते हो और भाग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? गुणा और भाग कर सकते हैं, जीरो के अतिरिक्त। जीरो से अगर आप गुणा कर दोगे तो भैया जीरो कर देगा, जीरो तो हमारा हीरो होता है। और जब भैया जीरो हो गया तो समीकरण ही नहीं बचेगा। तो भैया जब समीकरण नहीं बचा तो क्या हल करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो नॉन जीरो, जीरो के अतिरिक्त आप किसी भी संख्या से दोनों पक्षों में आप गुणा कर सकते हो और भाग कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 से भाग कर रहा हूं, देखिए 2x बटे 2, क्योंकि ये 2 हमें केवल x का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 बटे 2। भैया भाग कर दीजिए, 2 का भाग कीजिए तो आपका x बचेगा, और इधर 10 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 5 आ गया। और यही हमारा समीकरण का हल होता है। किसी भी समीकरण को अगर आपको हल करना है तो उसके लिए आपको केवल और केवल 2 सामान्य से नियम याद रखने हैं, और उन नियम को जरा यहाँ पर लिख भी देते हैं। जो आपके सामान्य से नियम थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी आपको बताया गया है इस समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, या जोड़ी या घटाई जाती है, जोड़ भी सकते हो और घटा सकते हो। इतना सा नियम आपको पहले बताया। दूसरा नियम क्या बताया, समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्यतर, शून्य के अतिरिक्त संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है। इतना साधारण सा नियम आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाइए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर ली जाए। अभी आपको जो हमने समझाया था चैप्टर का नाम वही यहाँ पे। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होगा रैखिक वाला जिसमें द्विचर हुए। तो भैया इसका उदाहरण देखिए, जो आपका क्लास है, क्लास में क्या होगा, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां। अगर आपके क्लास में कुल बच्चे अगर 50 हैं, कितने बच्चे, 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से लड़के और लड़कियां हमको नहीं पता है, या कहें कि हम लड़के और लड़कियों का योग 50 है, यही तो कह सकते हैं। तो अगर आपने लड़के यक्स ले लिया, माना कि लड़के बराबर यक्स और जो आपकी लड़कियां हैं लड़कियां बराबर y, तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, x और y जोड़ दीजिए, किसके बराबर होगा, 50, जो उस क्लास में कुल बच्चे हैं, जो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी आपका जो मैच चल रहा है, बहुत सारे बच्चे मैच में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए मैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 लोग भैया मैच खेल रहे हैं, और उन दोनों ने कुल मिलाकर के मान लो 150 रन की साझेदारी की। दोनों लोगों के बीच में कितने, 150 रनों की भैया साझेदारी हुई। तो अगर कुल 150 रन बने हैं तो एक ने कितने बनाए, यहाँ पे दोनों ने मिलकर बनाए हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने मान लो कि रोहित शर्मा है उन्होंने यक्स बनाए तथा विराट ने भैया वाई रन बनाए, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, यक्स धन वाई बराबर 150। ओ आपका ये एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे चर यक्स और वाई है उनकी घात एक ही तो लिखी है, तो इसीलिए हमारे ये रैखिक समीकरण है, और चर 2 लिख दिए तो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के। आप मोस्टली ज्यादातर क्या है भैया, अभी तक एक ट्रेडिशन, एक नियम चला रहा है, नियम क्या कह सकते हैं, एक आदत ऐसी लोगों में पड़ी है। जब भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखने की बात कही है तो हमेशा लोग लिख देते हैं x धन y या 2x धन y, ऐसे आप लिख सकते हैं।
तो 2x धन y बराबर 15। इस तरीके से आप x और y में लिखते हैं। आप दूसरे लेटर भी आप प्रयोग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका x और y हो। आप p धन q बराबर 12 लिख सकते हैं, 2p माइनस का q बराबर 15 लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो भी समीकरण यहाँ पे लिखे हैं दो चर वाले हैं और रैखिक भी हैं, क्योंकि घात आपकी चरों की एक ही एक है और चर यहाँ पे दो हैं और बीच में बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो आपके रैखिक भी समीकरण भी हैं। अब आपका समीकरण का मानक रूप या कह सकते हैं व्यापक रूप कैसा होता है, वो आपका ax धन का by और धन का c बराबर 0। कोई भी आपका रैखिक समीकरण, वो भी दो चर वाला, उसका जो व्यापक रूप है या मानक रूप की बात की जाए तो आप ax धन by बराबर प्लस c बराबर 0 लिखेंगे, जहां आपका a b c वास्तविक संख्याएं होंगी और a कामा b डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जरा बता दें, a और b 0 के बराबर नहीं होंगे, 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लो भैया ये आपका a का मान 0 हो गया, तो जब आप यहाँ पे ax लिखा है ना, ax a की जगह पे 0 गुणे x करोगे तो 0 हो जाएगा, x वाला गायब हो जाएगा और जब ये गायब हो जाएगा तो भैया एक ही चर बचेगा और हमको क्या लिखना है, द्विचर वाले। तो जब दोनों ही रखना है, इसीलिए a और b में से किसी एक को अगर आप 0 लिख दोगे तो भैया वो आपका एक ही चर वाला बचेगा, इसलिए कहा गया है a और b आपके 0 के बराबर नहीं है। ये हम लोगों के दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, व्यापक रूप है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ax धन by धन का c बराबर 0। तो प्यारे साथियों, जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक छोटा सा काम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जरूरतमंद के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोगों का भी साथ साथ भला हो सके। चलो भैया अब आ जाओ हम लोग आगे। चैप्टर को समझने के बाद अब भैया प्रश्नावली 4.1 है, वो का हल कर लिया जाए, कैसा रहेगा? तो चलिए शुरू किया जाए भैया। तो प्रश्नावली 4.1 है, उसका पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को हमें निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाने के लिए कह रहा है। तो अभी हम लोग रैखिक समीकरण तो सीख ही चुके हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे संकेत भी दे दिया गया है कि देखिए एक कलम है और एक नोटबुक है, दोनों की कीमत हमें पता नहीं, तो दोनों की कीमत को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने नोटबुक की कीमत को 100 रुपया ले लिया है और कलम ₹y ले लिया है। तो भैया कलम छोटा सा होता है, वो सस्ता मिलेगा और जो नोटबुक है वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलती है। तो जितने का पेन खरीदते हो उसमें 2 से 2 गुने कह रहा है ना, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो जो आप नोटबुक यानी कि कॉपी खरीदते हो वो इस पेन से दुगना। अगर आप पेन 5 रुपए का खरीदते हो, जो कॉपी है वो 10 रुपए की मिलती है। अगर आपने पेन 10 रुपए का खरीदा है तो नोटबुक यानी कि कॉपी कितने की मिलेगी, 10 दूना 20 रुपए का मिलेगा। बस आप यही हमसे लिख दीजिए, माना नोटबुक की कीमत हमने 100 रुपया और कलम की कीमत ₹y। अब जब आप कलम की कीमत का 2 गुना करोगे तो आपको नोटबुक की कीमत मिल जाएगी। यही आप प्रश्न में लिखा है कि कलम की कीमत से दुगनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलम की कीमत का दुगना करिए और उसको बराबर कर दीजिए नोटबुक की कीमत के, और ये आपका दुगना का मतलब 2 से गुणा कर देना, तो x बराबर 2y। अब हमें इसको मानक रूप या व्यापक रूप में लिख दीजिए। तो y है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, और जो समीकरण हल करने के लिए क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप किसी भी पद को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जाते हो तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस, और माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और अगर वो गुणे में है तो भाग, और भाग में है तो गुणे में हो जाता है। यही तो भैया आपका नियम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y और बराबर 0। तो भैया आपका पहला प्रश्न है हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइए भैया। अब आ जाओ अगले यानी कि दूसरे प्रश्न पर, और दूसरे प्रश्न में आपके कई सारे भाग दिए गए, 8 भाग दिए गए, सभी को हल कर लेंगे एक एक करके, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित तरह के समीकरणों को जो व्यापक रूप या मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भैया a, b और c के मान भी बताना है, हम लोग तुलना करेंगे फिर इसके बाद मान बताएंगे। सिंपल सा तरीका, एक ही तरीका आपको याद रखना है, जो भी आपके पद लिखे हो सभी को लेफ्ट साइड रखिए और इक्वल राइट हैंड साइड में 0 रखिए, इक्वल के बाद 0 रखना है। इतना नियम आपको ध्यान रखना है। फिर उसको ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे, देखेंगे x के साथ क्या लिखा है, y के साथ क्या लिखा है, और c जो अचर पद है उसके साथ क्या लिखा है।
हाँ तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला भाग लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में लिख देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही सारे पदों को रखना है, यानी कि जो आपका राइट हैंड वाला है ये पद, इसको आप लेफ्ट साइड ले आए। लेफ्ट हैंड साइड जब लाएंगे तो इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, अभी हम लोगों ने बताया। तो यहाँ पे क्या है, 2x और धन का 3y। ये राइट हैंड साइड में प्लस में है ना, तो इधर लाओ माइनस कर दो भैया, -9.35 और उसके ऊपर बाहर लगा हुआ है तो हम लोग बाहर लगा देंगे। इसके बाद अब आप क्या करिए, ax धन by धन c बराबर 0, जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक है या मानक रूप है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ax धन by और धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना कर लेंगे तो हमें a b और c के मान भी पता चल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आप x के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो आप a बराबर 2 लिख दीजिए। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी अलजेब्रा मैथ्स होती है उसमें हमें चिन्हों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो इसलिए बच्चों चिन्ह पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर, देखिए y के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 लिख दीजिए। और c की वैल्यू देखिए, c बराबर, देखिए यहाँ पे c की जगह पे माइनस का 9.35 बार लिखा है, तो 9.35 और बार। तो हम लोगों ने भैया ए बी और सी का मान भी पता लगा लिया, और जो हमारा समीकरण दिया गया था उसको ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में लिख भी लिया और उसकी तुलना भी कर ली। अब आप देखिए जो अगला क्या है, एक्स माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। ये हम लोगों का दूसरा वाला भाग है, एक्स माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 को हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ए एक्स धन बी वाई, ए एक्स धन का बी वाई और धन सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए जो b के बटे में 5 है, तो अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो आपका जो बटे वाला बवाल है ये वाला हट जाएगा, कैसा रहेगा, और आपका उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या करिए, दोनों पक्षों में हम लोगों ने जो समीकरण को हल करने का जो नियम बताया था कि दोनों पक्षों में आप नॉन जीरो, जीरो के अतिरिक्त किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। तो आप क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, बस सिंपल सा तरीका अपना लीजिए। 5 से गुणा करने पर, जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे वो भी दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, इस 5 का लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक पद के साथ होगा, हर पद के साथ। तो यहाँ पे 5 गुणे यक्ष होगा, -5 गुणे वाई बट्टे 5 और -10 गुणे 5 और बराबर 0 गुणते 5 होगा कि नहीं होगा। अब बस हल कर दीजिए और आपका अपने आप बदल जाएगा। देखिए 5 यक्ष हो जाएगा और ये देखिए 5 से 5 कट गया, केवल माइनस का y और माइनस का 50 और इक्वल टू 0। देखिए आपका ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में लिख गया कि नहीं, बताइए। बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में लिखा कि नहीं लिखा। अब हम लोग इसी से तुलना कर देंगे, तो लिख देंगे से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करेंगे और ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो जरा तुलना करो भैया। ए की जगह पे देखो क्या लिखा है, बताओ भैया। ए की जगह पे आपका 5 लिखा है, तो 5 लिख दीजिए। और बी की जगह पे देखिए जब कुछ भी ना हो तो 1 मानेंगे। और चिन्ह का तो बताया ही भैया, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। तो माइनस का आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। बी का मान माइनस का 1 और सी बराबर देखिए, सी देखिए चिन्ह के साथ देखिए माइनस का 50, सी हम लोगों का भैया माइनस का 50। और इस तरीके से पहले 2 भाग आपके हल हो चुके हैं। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताओ भैया, अभी बताओ। जब आपके 2 भाग हल हो गए तो तीसरे वाले पर भी आ जाओ भैया। तो यहाँ पे तीसरा वाला भाग आपका माइनस का 2x धन का 3y बराबर 6, ये तो लिखा है। माइनस 2x धन का 3y बराबर 6 लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसको ax धन by और धन c बराबर 0 के रूप में, या कहें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखना या व्यापक रूप में। तो जो भैया राइट हैंड साइड में 0 रखना है, तो राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हो उसको भैया लेफ्ट की तरफ ले आओ चुपचाप। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और धन का 3y। और जब आप लेफ्ट से राइट लाओगे तो राइट से लेफ्ट लाओगे तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो इस राइट हैंड साइड में जो 6 लिखा है उसको लेफ्ट में लाइए तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब आपका देखिए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में लिख गया है। अब हमें ए एक्स धन बी वाई और धन का सी बराबर 0 से तुलना करके हम लोग ए बी और सी के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, x के साथ a लिखा है, तो और आपका प्रश्न में x के साथ क्या लिखा है, माइनस का 2 लिखा है, तो माइनस का 2 लिख दीजिए और a का मान आपका आ गया। तुलना करके मान निकालना बहुत ही सिंपल होता है। इसके बाद b बराबर देखिए 3 है, चिन्ह का ध्यान रखते हुए आप ज्ञात कर लीजिए।
सी बराबर देखिए माइनस का 6 है, जो अचर पद है वहां पे माइनस का 6 लिखा है, तो हम लोग भी सी का मान -6 ही तो लिखेंगे। और इस तरीके से तीसरा भाग भी हल हो गया। अब आ जाओ चौथे वाले पर। चौथा वाला भाग भैया पहले के जैसा है कि नहीं, वहां पे 3 की जगह 2 लिखा है बस। तो हमें क्या करना है, इनको भी ए अक्ष धन का बी वाई और धन का सी बराबर 0 के रूप में लिख देना है। तो जो आपका राइट हैंड साइड में जो भी बवाल हो उसको सबको लेफ्ट में ले आओ, अपने आप आपका लेफ्ट राइट में 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्ष ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3y और बराबर 0 हो गया। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख दो, यक्ष -3y और प्लस का 0 बराबर 0। किसी भी संख्या में 0 से जोड़ने पर आपका 0 वही तो संख्या आती है, यही गुणधर्म यहाँ पे। तो अब आप क्या करिए, ए अक्ष धन बी वाई और इसके बाद प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने। जब हम लोग तुलना करेंगे ए बी और सी के मान आ जाएंगे, और उन्हीं का तो मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इस स्थिति में ए बी और सी के मान भी बताइए। तो हम लोग यहाँ पे देखें जरा, ए इक्वल टू कितना है भैया, ए यक्ष के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। जब आपका कुछ ना लिखा हो तो 1 जरूर मान लो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर चिन्ह लगा होता -x तो भैया -1 लिखते। अब इसके बाद बी देखो भैया, y के साथ b है ना, और यहाँ पे जो प्रश्न में b के साथ -3 लिखा है, तो -3, और जो c है वहां पे आप देखिए 0 लिखा है, इसीलिए हमने 0 जोड़ा था भैया। अब समझ में आ गया 0 क्यों जोड़ा गया था। अगर आप जोड़ते तो जब कुछ न लिखा हो तो उसका मतलब 0। भैया आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 है, आपकी जेब में कुछ भी रुपए नहीं है तो इसका मतलब 0 रुपए है। तो सी का मान 0 आ गया। 4 भाग बन गए, पहले 4 भाग हम लोगों ने हल कर लिए। चलिए अब बाकी के 4 भागों को भी हल कर लिया जाए। पांचवा जो भाग आपका है भैया बिल्कुल चौथे के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसे मिलता जुलता है। तो चलिए भैया मिलते जुलते वाले भाग को भी हल कर लें, भैया मिलते जुलते रहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमें ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में लिखना है, तो राइट हैंड साइड में सबको 0 रखना। राइट हैंड साइड में 0 रखने के लिए सबको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x और ये माइनस का 5y है, तो भैया प्लस का 5y और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x और y लिखा है, c वाला कुछ है नहीं, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x धन 5y और प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ दे तो हमें वही संख्या मिलती है। तो अब यहाँ पे ax धन by और धन का c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हुए a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जरा देखो भैया, a की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है कि नहीं, तो a का मान 2 हो गया। अब b को जरा ध्यान से देखो, y के साथ क्या लिखा है b और यहाँ पे 5 हमारा प्रश्न में, तो आपका b का मान 5 हो जाएगा और c बराबर 0 बटे सन्नाटा, तो भैया 0 लिख दो और आपका पांचवा भाग भी हल हो गया। अब आ जाओ अगले वाले पर। अगला देखिए क्या लिखा है, 3x धन 2 बराबर 0, तो यहाँ पे हमें इसको क्या कह रहा है, ax धन by और धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे x तो लिखा है, y भी गायब है भैया, तो अब हम लोग इसको y यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो y को कैसे बुलाएं भैया, कोई ना कोई तो तरीका होगा उसको यहाँ पे लाने का। भैया जब रूट गया है, y कहीं चला गया है, तो उसको कैसे लाओगे, तो जरा एक गुणधर्म याद करो, क्या होता है, 1 गुणे 0 तो 0, 2 गुणे 0 0, 10 गुणे 0 0, 15 गुणे 0 0 आता है। ऐसे ही अगर आप x गुणे 0 करेंगे तो 0, y गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। बस ये बात आपने समझ ली तो समझ लो आपका प्रश्न भैया हल हो गया है। तो देखिए क्या करिए, जो 3x है उसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 0 धन 2 बराबर 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही तो मिलता है, अभी आपने पिछला पढ़ा। अब इस 0 की जगह पे 0 गुणे y लिख सकते हैं, या आप 0y लिख दीजिए। 3x है यहाँ पे, इसको काहे लिख रहे हो भैया, 3x धन 0y और धन का 2 बराबर 0। अब हम लोग ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना कर दें। जब आप तुलना करोगे तो a b c के मान भी आ जाएंगे। तो देखो जरा, a बराबर कितना है, x के साथ 3 लिखो है, और b बराबर y के साथ 0 लिखा है, तो 0 लिख दीजिए, और c बराबर आपका 2 है। और भैया छठवां भाग भी हम लोग हल कर चुके हैं, बस 2 क्वेश्चन और हल कर दीजिए, जो प्रश्नावली 4.1 है पूरी हो जाएगी। तो चलिए भैया 7वां प्रश्न बिल्कुल छठे के जैसा है, तो भैया उसी तरीके से आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पे ax धन by और धन का c बराबर 0, y तो लिखा है लेकिन x नहीं है, तो इसको हम लोग 0 धन y माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, और 0 की जगह पे 0 गुणे x और धन का y
माइनस का 2 बराबर 0 लिख दीजिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर आपका 0 ही आता है। तो अब आप ax धन by और प्लस का c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। जब भाई तुलना करेंगे तो हमें तभी तो a b और c के मान पता चलेंगे। तो देखो जो a है भैया 0 है, x के साथ 0 लिखा है, और b बराबर 1, y के साथ जब कुछ भी न लिखा है तो 1 जरूर मान लेते हैं। तो यहाँ पे c बराबर देखिए माइनस का 2, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, वो माइनस का 2 चिन्ह के साथ जरूर ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ प्रश्नावली जो आपकी 4.1 है, उसके दूसरे प्रश्न के आखिरी भाग पर आ चुके हैं। आपको हमारा जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। एक छोटा सा काम भैया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो भैया अब आ जाए अंतिम वाले पद पर। तो हम लोग इस 2x को क्या करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, क्योंकि मैं राइट में सब कुछ 0 रखना होता है। तो ये आपका देखिए माइनस का 2x और प्लस का 5 और इक्वल टू 0। अब ये आपका ax धन by और धन c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ पे आपका x तो है लेकिन y वाला पद नहीं है, तो y वाला पद अभी जैसे लिख रहे थे वैसे लिख दीजिए, माइनस का 2x और प्लस का 0y और प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। y वाला पद आ गया। आप हम लोग बार बार थोड़ी ना बताएंगे आपको कि इसको 0 गुणे y का मतलब 0 होगा। अब यहाँ पे क्या करिए, ax और प्लस का by और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने, जब हम तुलना करेंगे तो आपको a b और c के मान मिल जाएंगे। तो चलिए a बराबर देखो क्या है भैया, x के साथ ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दीजिए, और y तो आपका 0, यहाँ पे y बराबर 0 आ जाएगा, y तो था ही नहीं। और इसके बाद c बराबर देखिए आपका 5 है, और इस तरीके से आपका a b और c का मान भी आ चुका है। और हम लोगों की भैया जो प्रश्नावली 4.1 है हल हो चुकी है, उसके दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।